नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र के साथ। जून में ही 4 लाख मामले आए, सरकारी दावों की खुल रही है पोल। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार कल, सिंधिया के सामने झुकी बीजेपी। भारत विरोधी बयान देने वाले ओली से पार्टी नेताओं ने मांगा इस्तीफा। कर्नाटक में कोरोना रोगियों के शव गड्ढे में फेंके, जांच के आदेश। बच्चे की दर्दनाक तस्वीर पर संबित पात्रा के कमेंट को लेकर बवाल। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सरकार के लाख दावों के बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेज़ी आती जा रही है, जिससे सरकार के उन सभी दावों पर पानी फिर जाता है जो वो डबलिंग रेट और रिकवरी रेट के आधार पर करती रही है। अभी देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें से करीब 4 लाख लोग पिछले एक महीने यानी जून में ही संक्रमित हुए हैं। देश में 30 जनवरी को कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था और 31 मई तक 4 महीने में 1,90,000 लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन अकेले जून में ही ये संख्या करीब 5,90,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 12 दिनों में ही 2 लाख मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है, पहले स्थान पर अमेरिका काबिज है। तो स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित किया था और स्थितियां बिगड़ने का दोष आम जनता पर डाल दिया था कि वो ठीक से हाथ नहीं धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए था कि किस तरह से उसने तैयारी की थी, किस तरह से उसने सोचा था कि इस कोरोना महामारी से लड़ेंगे। क्यों उसने गलत समय पर लॉकडाउन लगाया, बिना नोटिस के लॉकडाउन लगाया, और उसके बाद जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं, उससे लगातार ये कोरोना का असर बढ़ता चला गया। तो सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों, लापरवाहियों, कोताहियों को छुपाने के लिए अब राज्य सरकारों पर दोष मढ़ रही है और आम जनता पर दोष मढ़ रही है कि उसने सही ढंग से निर्देशों का पालन नहीं किया। जबकि हम ये खबरें रोज़ सुन रहे हैं कि अस्पतालों में ठीक से इंतज़ाम नहीं है, डॉक्टरों के पास जो ज़रूरी उपकरण चाहिए वो नहीं है, अस्पतालों में बेड्स खाली नहीं हैं, और जो ट्रीटमेंट के लिए मरीज जा रहे हैं उनका सही ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है। तो सरकार इस मोर्चे पर अपनी असफलताओं को छिपा रही है। बिल्कुल साफ है, जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप लगातार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरी चीज़ें उठाते रहे, वैसे ही ये सरकार भी अब दूसरे मुद्दों पर चली जा रही है और इस मुद्दे पर कोरोना संकट को लेकर जो उसकी जिम्मेदारी है उससे वो बचने की, कटने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब राष्ट्रीय स्तर पर महामारी हो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसे ज़्यादा आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए पूरे देश का, लेकिन वो अब अपने को पीछे खींच रही है और बाकी देश की जो राज्य सरकारें हैं उनके सिर पर ये जिम्मेदारी डालकर हाथ झाड़ रही है, अपना पल्ला झाड़ रही है। ये स्थिति आगे चलकर और ख़राब स्थितियां निर्मित कर सकती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन का काम है वो नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का जो साधन संसाधन जुटाने का काम है उसमें भी वो फिसड्डी साबित हो रही है। तो ये जाहिर है कि जो घोषणाएं हो रही हैं, जो भविष्यवाणियां हो रही हैं आने वाले दिनों को लेकर कि सितंबर में हर दिन 1 लाख संक्रमित लोगों की संख्या हो सकती है, वो बड़े ही कहना चाहिए कि दुखद चेतावनी है, डर पैदा करने वाली चेतावनी है। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सबसे पहले हम सब भी जिम्मेदार होंगे जिन्होंने लापरवाहियाँ की हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, मोदी सरकार की होगी कि उसने ठीक ढंग से रणनीति नहीं बनाई, समय पर लॉकडाउन नहीं किया, समय से पहले
अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी उसने सही कदम नहीं उठाए। तो ये बहुत ही दुखदाई समय हमारे सामने आने वाला है। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश की 100 दिन पुरानी शिवराज सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कल 2 जुलाई को होगा। खबरों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दी गई सूची के अधिकांश नामों को बीजेपी हाईकमान ने मंत्री बनाने पर सहमति दे दी है। सिंधिया के सिपहसालार तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम पद से नवाजा जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सिंधिया खेमे का दावा था कि उनके साथ गए 22 विधायकों में से कम 15 को मंत्री पद मिलना चाहिए। 2 को पहले मिल चुके थे, लेकिन बाद में बता रहे हैं कि ये अंतिम संख्या 11 तय हुई थी। इसका मतलब है कल जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कम से कम जो 22 विधायक टूट कर गए थे सिंधिया के साथ, वो उनमें से 9 को कम से कम मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। उधर बीजेपी से किसे मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर भी असमंजस बना हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा भी उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, इसलिए 2 उप मुख्यमंत्रियों की भी बात कही जा रही है। नरोत्तम मिश्रा इसके लिए दिल्ली की दौड़ भी लगा चुके हैं। माना जा रहा है कि 2 दर्जन के लगभग विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी के करीब 35 ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अगर ध्यान न रखा गया तो इसके गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। गोपाल भार्गव जो पिछली सरकार में मंत्री थे वो कह चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये जो बाहर से 22 लोग आ गए हैं उससे बहुत सारे दावेदारों के गणित गड़बड़ा गए हैं, और ये अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता भी है तो भी उसके बाद समस्याएं कम नहीं होगी। आपको याद होगा कि लगभग 1 महीने तक एक मंत्री यानी मुख्यमंत्री के बल पर ही मध्य प्रदेश चलता रहा, उन्होंने एक भी मंत्री नहीं बनाया। उसके बाद जब बहुत शोर मचा तो 5 मंत्री शामिल कर लिए गए, मतलब कुल मुख्यमंत्री को मिलाकर 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल काम कर रहा था, जो कि संविधान के विरुद्ध भी है। संविधान के अनुसार कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए थे मंत्रिमंडल में। अब लगभग 100 दिन के बाद ये विस्तार किया जा रहा है, और इस विस्तार के क्या नतीजे होंगे, सरकार में किस तरह की अस्थिरता पैदा होगी, बीजेपी के अंदर किस तरह की छटपटाहट बगावत होगी, और वो जो 22 विधायक टूट के गए थे उनमें से कितने संतुष्ट होते हैं कितने असंतुष्ट होते हैं, ये देखने की बात है। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी की जान का जंजाल बन गया, और खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, विष को शिव पी लेते हैं। तो ये जो अमृत और विष की बात उन्होंने कही है, जाहिर है कि उनको विष पीना पड़ा है, यानी उनकी बातों को नहीं माना है हाईकमान ने। आप देखिए, हाईकमान कल्चर कहते हैं कि कांग्रेस में है, लेकिन यहाँ भी उसी तरह से हाईकमान कल्चर काम कर रहा है। सारे फैसले मोदी और शाह और नड्डा की टीम ने लिए हैं। शिवराज सिंह चौहान को उनसे सहमति जतानी पड़ी है। तो शिवराज सिंह चौहान पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उनके पास कोई फ्री हैंड नहीं है। वो अपने पार्टी के नेताओं के हित को भी सेफ नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि उनकी लीडरशिप बहुत कमज़ोर है, वो बहुत निर्भर कर रहे हैं मोदी शाह की कृपा पर। तो ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की कमज़ोरियों को दिखाने वाला एक सिलसिला है। जो मंत्रिमंडल बना, विस्तार नहीं हुआ, विस्तार हुआ तो हल्का सा विस्तार हुआ, और अब जब विस्तार हो रहा है तो उसमें बहुत सारे असंतोष के स्वर आपको सुनने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते जा रहे होंगे। आपके कमेंट हम जानना चाहते हैं, खबरों पर, कार्यक्रम पर, इस बुलेटिन पर आप क्या सोचते हैं। कृपया अपनी फीडबैक ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के द्वारा हाल में दिए गए भारत विरोधी बयान अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। ओली ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें नेपाल के भी कुछ नेता शामिल हैं। इसके बाद ओली का नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से ही विरोध हो रहा है, और उनसे इस्तीफ़ा देने के लिए भी कहा गया है। ओली के इस बयान पर पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वी
पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दहल ने कहा है कि ओली का ये बयान ना तो राजनीतिक रूप से सही है और ना ही कूटनीतिक रूप से। उन्होंने ओली को चेताया कि उनके इस बयान से पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो अब जो बात सामने निकल कर आ रही है उससे ऐसा लगता है कि नेपाल की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर जो नेतृत्व की सत्ता की नेतृत्व की खींचतान है उसकी वजह से ओली ने जो रुख है वो भारत सरकार के खिलाफ मोड़ दिया, एक राष्ट्रवादी भावनाएं उठाने के लिए, ताकि सारे लोग उनके पीछे खड़े हो जाएं। इसीलिए उन्होंने काला पानी का मसला उठाया, नक्शे को उन्होंने दोबारा बनवाकर संसद से पारित करवाया और फिर अंत में जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि उनके कुर्सी को उलटने की कोशिश हो रही है, उनको पद से हटाने की साजिशें भारत सरकार रच रही है। भारत में स्थित दूतावास के ज़रिए और नेपाल के कुछ नेताओं के ज़रिए जाहिर है कि ये जो इशारा था वो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड उनकी तरफ भी था और इसीलिए पार्टी के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो गई है और जो आपस में खींचतान थी वो उभर कर सामने आ गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि ओली के दिन बहुत ज़्यादा नहीं रह गए हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी खींच ले जाएँ तो बड़ी बात होगी। पार्टी के अंदर देखिए 2 पार्टियाँ, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ये दोनों मिलकर आए थे साथ में और उन्होंने चुनाव लड़ा था और मिलकर सरकार बनाई थी और उसमें कुछ बातें तय हुई थी कि राष्ट्रपति किसका होगा, स्पीकर किसका होगा, ताकि आपस में बातचीत में बाद में दिक्कत ना आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो तालमेल भी संदेहों को दोनों पार्टियों के आपस में दूर नहीं कर सका है, उनके बीच में तालमेल नहीं बना सका है और जिसकी वजह से अब ये टकराहट एक नया रूप ले रही है और इसी टकराहट की वजह से भारत के खिलाफ एक मोर्चेबंदी शुरू हुई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि घरेलू राजनीति को ओली साहब ने भारत के विरुद्ध मोड़ दिया और इस तरह से उस मामले को फैला दिया कि दोनों पड़ोसी मुल्क जो पहले से काफ़ी अच्छे रिश्तों के साथ आगे बढ़ रहे थे उनके बीच झगड़ा लग गया। तो ये अंदरूनी राजनीति को किस तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, जब भारत के प्रधानमंत्री या सरकार को कोई ख़तरा दिखता है तो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, चीन की बात करने लगते हैं। तो ये हर देश की आंतरिक राजनीति का बाहर विदेश नीति से भी एक संबंध होता है। ये हमें नेपाल की राजनीति से समझ में आ रहा है और आप उसे हिंदुस्तान की राजनीति पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान के नेतागण भी करते रहते हैं। अगली खबर लेते हैं। कर्नाटक में दिल को झकझोर देने वाली एक घटना कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में हमारी संवेदनहीनता को दिखा रही है। बेल्लारी ज़िले में कोरोना महामारी के शिकार 8 लोगों के शवों को प्लास्टिक में लपेटकर एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया गया। इस घटना की पुष्टि करते हुए बेल्लारी के उपायुक्त एस नकुल ने कहा कि शवों को प्लास्टिक में लपेटना कोरोना के दिशा निर्देशों के अनुकूल ही है, पर इसका एक मानवीय पहलू भी है और उस पक्ष की जांच की जा रही है। शवों के इस तरह से अंतिम संस्कार करने वाली टीम को हटा दिया गया है। प्रशिक्षित लोगों की नई टीम बनाई जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने उन मृतकों के परिजनों से माफ़ी भी मांगी है। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मुख्य विपक्षी दल जनता दल सेकुलर ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए ट्वीट किया है, सावधान, यदि आपकी या आपके किसी परिजन की मौत कोरोना से हुई तो बीजेपी की सरकार शव के साथ ऐसा ही सलूक करेगी। आपके शव को दूसरे कई शवों के साथ एक ही गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। जनता दल सेकुलर ने तंज करते हुए कहा कि सरकार मीडिया में रोज़ाना अच्छी तरह से नियोजित जिस कोरोना प्रबंधन की बात करती है, दरअसल वो यही है। तो कर्नाटक में शवों के साथ इस तरह से व्यवहार करना, शवों को भी एक सम्मान की ज़रूरत होती है, गरिमा की ज़रूरत होती है। अंत में उन्हें सम्मानपूर्वक और जो भी जिस धर्म के लोग हैं उनके हिसाब से उनके जो
रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, उसके अनुसार दफनाने की एक परंपरा रही है और उसका पालन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि शवों को पॉलीथीन में लपेटा और गड्ढे में फेंक दिया। ये बहुत ही दुखद है। इसके पहले हम तमिलनाडु में सुन चुके हैं कि शव को दफनाने नहीं दिया जा रहा था कब्रिस्तान में, या जलाने नहीं दिया जा रहा था श्मशान घाट में। हमने वो भी देखा कि किस तरह से अर्थ मूवर के ज़रिए उत्तर प्रदेश में शव को उठाया जा रहा है। तो शवों के साथ कई राज्यों में इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, केवल इस भय से कि कोरोना का संक्रमण किसी और को ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो सुरक्षित ढंग से ये टीम को जो दफनाने की प्रक्रिया थी उसमें तो सावधान रहना ही चाहिए था। शवों के साथ इस तरह का व्यवहार करना निस्संदेह एक बहुत ही कहना चाहिए असंवेदनशीलता का प्रमाण है, और ये भी बताता है कि हम अभी तक कितने सभ्य और सुसंस्कृत हुए हैं कि हम अपने मृतकों के परिजनों के अंतिम संस्कार को भी ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो इस मामले में सरकार को, प्रशासन को और न्यायालय को भी एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ भी, और देखना चाहिए कि आइंदा भविष्य में इस तरह से ये घटनाएं दोहराई न जाएं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में हुए एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई, दूसरे 3 जवान घायल हो गए हैं। इसमें एक नागरिक भी मारा गया है, जबकि जवानों ने 3 साल के एक बच्चे को बचा लिया है। इस 3 साल के बच्चे की एक दर्दनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बच्चा हमले में मृत अपने परिजन के शव पर बैठा है। इस तस्वीर को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक अजीब कैप्शन लिखकर शेयर किया, जिससे वो लोगों के गुस्से के शिकार हो गए। संबित पात्रा ने तस्वीर के साथ लिखा पुलित्जर लवर, जिसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर नेताओं ने भी उनको संवेदना के सबक सिखाए, पाठ पढ़ाए। इस दौरान गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि ये शाखा के व्यवहार का स्तर है। शाखा यानी आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं उसमें जो ट्रेनिंग होती है उसके व्यवहार का ये नतीजा है। पहले अनौपचारिक रूप से आर्टिकल 370 को हटाया और आश्वासन दिया कि ये घाटी में शांति लाएगा। फिर उसी समय एक रोते हुए बच्चे का मजाक उड़ाएं और एक कश्मीरी नागरिक की मौत हुई, इस पर दुख न प्रकट करें। इससे पता चलता है कि आप कितने निर्लज्ज हैं, बेशर्म हैं, और वहाँ यानी जम्मू कश्मीर में किसी तरह की शांति अभी तक कायम नहीं हो पाई है। तो संबित पात्रा अपनी इन खूबियों के लिए जाने जाते हैं। वो इस तरह के इनसेंसिटिव बयान, असंवेदनशील बयान देते रहते हैं, और उनके जो फॉलोअर हैं वो इसको पसंद भी करते हैं। चूँकि ये बच्चा कश्मीरी था, मुस्लिम रहा होगा, और उस पर टिप्पणी करना संबित पात्रा के लिए बहुत ही सहज बात है, क्योंकि मुसलमानों के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो इसी तरह की हैं। अब ये जो पुलित्जर वाला कैप्शन उन्होंने लगाया है, ये दरअसल उन्होंने इशारा किया है उस फोटोग्राफर की बहुचर्चित फ़ोटो पर जिसमें एक फ़ोटोग्राफर ने एक बच्चे को का फ़ोटो लिया था। वहाँ गिद्ध मंडरा रहे थे और बच्चा भूख से बिल्कुल उसका सूखा हुआ, निचड़ा हुआ तन बदन लिए बैठा था। तो बहुत भयानक तस्वीर थी वो उस समय की, और कहा जाता है कि बाद में उन्हें तो पुलित्जर पुरस्कार इस तस्वीर के लिए मिला, लेकिन वो इतने अपराध बोध से ग्रस्त हो गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, इस वजह से आत्महत्या उन्होंने नहीं की थी, उनके दूसरे कारण थे, पारिवारिक कारण थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। तो ये इशारा उनका उस घटना की तरफ था, उस पुलित्जर पुरस्कार की तरफ था, लेकिन ये बहुत ही कहना चाहिए कि फूहड़ किस्म का था और बेरहम किस्म का था। इससे पता चलता है कि उनके अंदर अमानवीयता किस हद तक भरी हुई है, मानवीय संवेदनाओं से कितना खाली है उनका दिल और दिमाग। अब जाते जाते आपको कोरोना के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी दे दें। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में अब हर रोज़ 1 लाख कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं। एक बार फिर से वहाँ कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हो गई है। बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा था कि स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, लेकिन ट्रंप साहब की मेहरबानी, वो सब कुछ खोल देना चाहते थे जल्दी जल्दी, और उस वजह से फिर स्थितियाँ बिगड़ने लगी हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में 18,653 मामले सामने आए हैं, जबकि 507 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन में 2,17,000 सैंपल की टेस्टिंग हुई है, जो कि अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में कम से कम 10 लाख के आसपास अगर दैनिक टेस्टिंग होगी, तभी हमें कोरोना के बारे में कि उसका प्रभाव, उसका असर, उसका प्रकोप किस पैमाने पर है पता चल सकता है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, आप इसे शेयर भी करेंगे और satyhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।